बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नईम महबूब हाज़िर खिदमत है अपने यूट्यूब चैनल DM उर्दू के साथ। और आज मेरे साथ इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी राना इब्रार खालिद मौजूद हैं, जिनसे हम आज बात करेंगे तोशाखाना के केस के हवाले से, क्योंकि ये उसमें ना सिर्फ मदई हैं, दरख्वास्त गुजार हैं, बल्कि पिछले 15 माह से ये मुसलसल इस कोशिश में हैं कि किसी तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान को जो गैर मुल्की दौरों के दौरान तोहफ़े मिले हैं उनकी तफसीलात मंजर आम पे लाई जाएँ। तो राना साहब, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। राना साहब, सबसे पहले मेरा एक बुनियादी सवाल है, यहीं से शुरू करें। पहले तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें, फिर उसके बाद आगे सवालों का सिलसिला जारी करते हैं कि इसकी क्या तफसीलात। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दें हमारे नाजरीन के लिए। मैं आपके नाजरीन को बैकग्राउंड बताता हूँ कि जो मैं पहले भी बहुत सारी जगहों पर बता चुका हूँ कि मैंने ये 23 नवंबर 2020 को, अब 15 महीने हो गए हैं, ये राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत RTI रिक्वेस्ट भेजी थी काबीना डिवीजन को, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिप्टी सेक्रेटरी को, कि मुझे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जो गैर मुल्की दौरे हैं, जिस दिन उन्होंने ओथ लिया था 18 अगस्त 2018 को, उससे लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक जितने गैर मुल्की दौरे किए हैं, और उन गैर मुल्की दौरों के दौरान गैर मुल्की सरबराहान हुकूमत मुमलिकत से उनको जो तहफ़ मिले हैं, उनके हवाले से मैंने स्पेसिफिक सवालात पूछे थे। वो सवालात ये थे कि कितने तहफ़ मिले हैं, क्या क्या तहफ़ मिले हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उनका मॉडल और दीगर IEME नंबर या इन केस ऑफ व्हीकल इंजन नंबर, चैसिस नंबर, ID नंबर, ये क्या है। ठीक है। फिर ये कि वज़ीर आज़म हो या कोई और मिनिस्टर हो, हुकूमती ओहदेदार हो, रूल्स के मुताबिक वो तहफ़ अपने पास रख सकते हैं। बेशक मैं मानता हूँ इस बात को। मैंने ये पूछा था कि जो तहफ़ वज़ीर आज़म ने अपने पास रखे हैं वो कौन कौन से हैं, जो तोशाखाना में जमा करवाए वो कौन कौन तफसीलात क्या हैं। ये तफसीलात मांगी थी। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तहफ़ अपने पास रखे हैं उनकी कीमत कितनी अदा की है। और आखिरी सवाल जो था वो ये था कि जो कीमत अदा की गई वो किस अकाउंट नंबर और किस बैंक ब्रांच से ट्रांसफर हुए हैं, पैसे बाई चेक हुए हैं, ड्राफ्ट हुए हैं, पे ऑर्डर हुए हैं, इसकी तफसील बताई। तो राना साहब, इसमें आपको कहाँ तक कामयाबी हासिल हुई और इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन अब तक 15 माह के दौरान आपके सामने आ चुकी है? नहीं महबूब साहब, यही इशू है। पाकिस्तान इस वक्त, आप तो कहते हैं ना, करप्शन में नीचे चला गया है। आप कभी कोशिश करें, कोई और इदारा कोशिश करे कि पाकिस्तान की राइट टू इंफॉर्मेशन में रेटिंग क्या है। पाकिस्तान राइट टू इंफॉर्मेशन में सोमालिया और युगांडा से भी पीछे है। सबसे आखिरी मुल्क पाकिस्तान है, शुमार जो पाकिस्तान का सबसे आखिर में पाकिस्तान का शुमार हो रहा है, जो हुकूमत इंफॉर्मेशन नहीं देती है। हालांकि दुनिया भर में यह स्लोगन चलता है कि मोर इंफॉर्मेशन मोर ट्रांसपेरेंसी। ये तो राना साहब आप ठीक कह रहे हैं। हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ कवानीन तो बन जाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। और कहा यह जाता है कि कानून, वो एक है बड़ा मारूफ मुहावरा भी, कि कानून सिर्फ मकड़ी का वो जाला है जो सिर्फ कमज़ोर लोगों को अपने उसमें जाले में फंसाता है। उसमें ताकतवर माफिया, ताकतवर लोग उस कानून से हमेशा बालातर देखे गए हैं और पाए भी गए हैं। और हमेशा मुझे भी कुछ 30 साल हो गए सहाफ़त में, तो मैंने भी ऐसे बहुत से केसेस, ऐसे बहुत से मनाज़िर देखे हैं जिसमें कभी भी कोई अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, बल्कि बासर लोग हमेशा बड़े बड़े जराइम करने के बावजूद उन जराइम से निकल भागें। तो सर कंटिन्यू करें राना साहब। तो अभी जो ये केस है, हमें ये भी इत्तला मिली है कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद में ये ज़ेर समाअत था, और लास्ट तारीख जो थी उसमें समाअत के दौरान अदालत जो आलिया है उन्होंने फैसला महफूज कर लिया था। और हमें ये भी इत्तला कि कल जो है बतौर नहीं, अदालत आलिया ने महफूज नहीं किया था, बल्कि ऐसा है कि मैं इस वक्त फुटबॉल बना हुआ हूँ। अच्छा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के दरमियान में मैं कभी मैं उधर जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ। जो आखिरी डेट हुई थी, वो कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या मैं वही बता रहा हूँ कि जो आखिरी तारीख पेशी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी पेश हुए थे। उसमें उन्होंने गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया था। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के कहने के ऊपर। अच्छा, इस पर मेरे वकील साहब ने इतराज किया कि आप क्यों मुलतवी कर रहे हैं गैर मुय्यना मुद्दत के लिए, आप इसकी डेट क्यों नहीं दे रहे। ठीक है। तो जज साहब का ये रिमार्क्स थे कि हमने कुछ स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया है, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन मुकम्मल तौर पर अथोराइज है कि वो एक्शन ले सकता है, वो अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए
कुछ भी कर सकता है, कोई भी एक्शन ले सकता है। राना इब्रार साहब ये बताएं कि आपने 24 फरवरी को तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जी थी। बिल्कुल। तो उस दरखास्त पे क्या अमल दरामद हुआ? उस दरखास्त के ऊपर यह हुआ था कि 8 जून 2020 के लिए शोकाज नोटिस जारी हुआ था और 8 जून को हेयरिंग हुई थी। डिप्टी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन जो कि तोशा खाना के इंचार्ज हैं, बल्कि थे मोहम्मद आद साहब, अब गवर्नमेंट ने नए हथकंडा इस्तेमाल किया है कि उनको ट्रांसफर करके एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में भेज दिया है और आमिर अंसारी साहब एक नए अफसर आ गए हैं। अच्छा, वो इसका मकसद कहीं ये तो नहीं है कि जिस तरह हमारे यहाँ ट्रैक्टर से केसों को मैं उस पर भी आता हूं, क्योंकि पिछला अफसर आएगा वो कहेगा जी मुझे अभी बैकग्राउंड का नहीं पता, मेरे पास तफसीलात नहीं है, मैंने अभी चार्ज लेना है, मैंने अभी रिकॉर्ड लेना है, वो तफसील आएगी तो फिर मैं बयान। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं उस पर भी आता हूं। मैं 8 जून की आपको हेयरिंग जो हुई थी उसकी कार्रवाई दिलचस्प मैं बताऊं कि हुआ ये कि 11:30 बजे पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में F8 मरकज में हेयरिंग थी। ठीक है। और ये डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद आहद साहब थे, ये आधा घंटा पहले पहुंच गए। ठीक है। और ये कमिश्नर के कमरे में चले गए, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, उनसे कहा कि सर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मेरी मीटिंग है, इंतहाई अर्जेंट और जरूरी मीटिंग है, मैं इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं जो कुछ अपीलेंट ने मांगा है। ठीक है। ये लिफाफे में बंद है, ये आप ले लें और मेरी हाजिरी लगा लें, मेरी छुट्टी। अच्छा, मुझे छुट्टी दे दें। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अपने टाइम पर 11:30 बजे पहुंचा तो मुझे वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब के जो PS वगैरह हैं उन्होंने कहा कि मुबारकबाद, आपकी इंफॉर्मेशन आ गई है। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। मैं फिर चला गया, इंफॉर्मेशन कमिश्नर जाहिद अब्दुल्ला साहब हैं उनके कमरे में, तो उन्होंने कहा कि मुबारकबाद, आपकी इंफॉर्मेशन है, ये ले रिसीव कर ले। अच्छा राना साहब, अच्छा कदा कलाम माफ, एक छोटा सा मैं इसमें और ये बड़ी दिलचस्प बात है। जी जी। अच्छा, मैंने कहा कि ठीक है, उन्होंने मुझसे रिसीविंग ले ली और जब मैंने खोली वो इंफॉर्मेशन तो वो रद्दी कागज थे। वो रद्दी कागज थे, वो कोई मुतलका चीज थी ही नहीं। जैसे कागज किसी कॉरिडोर में पड़े हों या रोड पर पड़े हों, उठाकर बंद कर दो। ठीक है। मैंने आपने अपने संभाल नहीं है वो? अच्छा, मेरे पास मौजूद है। मैंने उसी वक्त ये एक और एप्लीकेशन लिखी, मैंने कहा कि जनाब कमीशन के साथ धोखाधड़ी की गई है, कमीशन को डिसीव किया गया है और गैर मुतलका कागज को इंफॉर्मेशन बनाकर कमीशन को भिजवाया गया, जमा जो कि तौहीन है, बाई हैंड जमा कराया गया है, भिजवाया कहाँ गया? अच्छा भाई, हाँ, और वो रफू चक्कर हो गए। इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, वो मैंने जमा करा दी। अब ये था कि तौहीन अदालत की दरखास्त के ऊपर फैसला होना था और मोस्ट प्रोबेबली वो डिप्टी सेक्रेटरी साहब को सजा होनी थी। ठीक है। जो कि 2 साल तक कैद की सजा भी हो सकती है और 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता था। तो हुआ ये कि 15 सितंबर 2020 को हुकूमत चली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फैसले को चैलेंज किया। आपके उस फैसले को, कमीशन के उस फैसले को चैलेंज किया हाई कोर्ट इस्लामाबाद। अच्छा, अब ये हुआ कि 13 अक्टूबर को पेशी थी। मैं आपको कुछ ऐसे हकायक बता रहा हूं जो अब तक सामने नहीं आए हैं इस केस के। 13 अक्टूबर को पेशी थी। 13 अक्टूबर को जज साहब ने कहा कि तमाम तहफ वापस लेकर म्यूजियम में रखने चाहिए। तो 21 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम ने एक डायरेक्टिव जारी किया, वो जिसमें जस्टिस साहब के घर को को और कहा कि जज साहब के घर को एक्वायर करके सेक्शन 4 लगाकर यहां पर म्यूजियम बनाए, क्योंकि जज साहब ने कहा था कि ये तोहफे वापस लेकर म्यूजियम में रखे जाएं। तो राना साहब, उसमें जज साहब घबरा तो नहीं गए? देखें, उनके, क्योंकि जज नहीं बोलते, जज के फैसले बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर हम फैसले को देखें तो जज साहब मैनेज हुए हैं। अच्छा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। जज साहब की मैं इज्जत करता हूं। जज साहब बहुत ही अपराइट आदमी हैं, बहुत बड़ी मुअज़्ज़ज़ फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका जो फैसला है उससे ये लगता है कि उन्होंने बड़े टैक्टिसफुली जो है ना बाल पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के कोर्ट में फेंक। अच्छा राना साहब, एक और इसमें एक और बड़ा सवाल है। मुझे ये बताएं कि आपने ये केस या ये दरख्वास्त जो है ये दी क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या थी? पहले तो आप एक वजह बताएं, और दूसरा हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका कोई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कोई ज़ाती अनाद है, कोई ज़ाती दुश्मनी है? नहीं महबूब साहब, ये सवाल मुझसे मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी किया था और भी दोस्तों ने किया था। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने जिंदगी में बहुत सारी एक्सक्लूसिव स्टोरीज दी हैं। मैं ये पूछता हूं, एक जर्नलिस्ट स्टोरी क्यों देता है जब उसको इंफॉर्मेशन मिलती है ज़राए से? यहां हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम गैर जिम्मेदार लोग हैं, हम फेक स्टोरीज देते हैं, हम सुनी सुनाई के ऊपर जो है ना लोगों की पगड़ियां उछालते हैं। मैं एक स्टोरी का सच जानने के लिए, हालांकि मेरे पास सबूत उस वक्त भी मौजूद थे, मेरे पास ज़राए की इंफॉर्मेशन भी थी कि क्या क्या तोहफे मिले हैं, उनकी क्या क्या प्राइस थी, मार्केट प्राइस क्या थी और पे क्या की गई है और किसने की है, मुझे यह भी पता है किसके अकाउंट से आई है। मौजूद है।
لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ایتھنٹک انفارمیشن گورنمنٹ خود دے، قانون کے تحت دے، لیکن انہوں نے نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پھر میڈیا کے اوپر بھی آیا. سٹوری چھپنے سے پہلے سٹوری جو ہے نا بن گئی ایک کہ کیونکہ گورنمنٹ چھپانا چاہ رہی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے غیر ملکی تعلقات خراب ہوں گے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو جو بھی تحائف ملے ہیں غیر ملکی دوروں میں، ان کی ساری تفصیلات قومی اسمبلی میں جمع کروا دی ہے شاہ محمود قریشی صاحب. میرا کوشچن یہ ہے کہ وزیر خارجہ کو ملنے والے تحائف کی تفصیل منظر عام پر آنے سے اگر تعلقات خراب نہیں ہوتے تو وزیر اعظم کے تحائف کی تفصیل آنے سے تعلقات خراب کیسے ہوتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ رانا صاحب، بہت ہی اپنا دلچسپ اور بہت ہی انفارمیٹیو گفتگو تھی آپ کی. اور ناظرین ہمیں اجازت دیں، کل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جو محفوظ فیصلہ ہے اس کا فیصلہ بھی سنائے گی. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے میں عدالت نے کیا طے کیا ہے یا کیا وہ فیصلہ ہے توہین عدالت کی اس کارروائی پہ. اور پھر بہت جلد نئی خبروں کے ساتھ، نئی اطلاعات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ.